नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके नए यूट्यूब चैनल लक्की सर पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। अब तक बब्बर अव्वल से संबंधित 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आज हमें तीसरा वीडियो चौहान वंश से संबंधित अपलोड करने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जहां तक संभव हो बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि मेरे द्वारा डाले जाने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। ज्यादा देर न करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है चौहान वंश। राजस्थान में चौहान वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, चौहान वंश की शाखाएं कहां कहां पर थी, चौहान वंश का संस्थापक कौन था, उसके बारे में आज हम पार्ट फर्स्ट में चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि राजस्थान में चौहान वंश की शुरुआत कहां से हुई। सर्वप्रथम चौहान वंश से कहां स्थापित हुआ था। आप सभी ने राजस्थान तो देखा ही है, हमारा राजस्थान निराला राजस्थान है। यहां पे एक छोटा सा क्षेत्र है और उस क्षेत्र को सांबर का क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? सांबर का क्षेत्र कहा जाता है। यही सांबर का क्षेत्र शपाल दक्ष के नाम से भी जाना जाता है और इसी सांबर वाले क्षेत्र को शाकंभरी का क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी शाकंभरी भी यही है, सांबर भी यही है और शपाल दक्ष भी यही है। अब प्रत्येक क्षेत्र की, प्रत्येक राज्य की राजधानी भी होती है। इसकी एक राजधानी थी जिसका नाम था अहिछत्रपुर। प्रारंभिक समय में, या हम कह सकते हैं प्राचीन समय में, जो जांगल प्रदेश था उसकी राजधानी भी अहिछत्रपुर थी और अहिछत्रपुर वर्तमान नागौर का प्राचीन नाम है। वर्तमान में जो नागौर है उसका प्राचीन नाम अहिछत्रपुर है, जो सांबर की राजधानी हुआ करता था। ध्यान रखना है कि सबसे पहले चौहानों की शाखा सांबर में स्थापित हुई। कोई आपसे पूछे कि राजस्थान में चौहानों का क्षेत्र कहां था, तो जो सांबर झील है उस झील के आसपास था, अर्थात सांबर क्षेत्र में था। और इस सांबर झील के चारों तरफ, इस सांबर झील के चारों तरफ यानी चहुं ओर, चहुं का अर्थ होता है चारों तरफ, चहुं ओर स्थापित होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? चौहान वंश पड़ा और प्राचीन काल में इसे चाहमान वंश भी कहा जाता था। और चाहमान वंश से ही इसका नाम क्या परिवर्तित हो गया? चौहान वंश परिवर्तित हो गया था। अभी हम बात करें कि चौहान वंश है, उसका संस्थापक कौन था। चौहान वंश के अगर संस्थापक की बात की जाए कि राजस्थान में चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो उसका जवाब होगा वासुदेव चौहान। क्या होगा? वासुदेव चौहान, भगवान श्री कृष्ण के नाम से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में चौहान वंश का संस्थापक भी यही कहलाएगा, आदि पुरुष भी इसे ही कहा जाएगा और मूल पुरुष भी इसे ही कहा जाएगा। कोई आपसे पूछे कि राजस्थान में चौहान वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष कौन था, तो आपका जवाब होना चाहिए वासुदेव चौहान। राजस्थान में चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तब भी आपका जवाब क्या होगा? वासुदेव चौहान। सांबर या शपाल दक्ष या शाकंभरी के चौहानों का संस्थापक कौन था, तब भी आपका जवाब क्या होगा? वासुदेव चौहान होगा। अब आप सभी को पता है कि हर वंश की एक कुल देवी होती है।
जैसे चौहानों में अगर सांबर के चौहानों की बात की जाए तो उनके यहाँ एक मंदिर था, जो किसका था पता है आप सभी को? वो मंदिर था शाकंभरी माता का। किसका था? शाकंभरी माता का। यानी सपाल दक्ष, अर्थात हम ये कह सकते हैं सांबर के चौहानों की जो माता थी, जो कुलदेवी थी, वह कौन थी? शाकंभरी। जैसे सिक्कर के चौहानों की कुलदेवी कौन है? जीर्ण है। जैसे जालोर के चौहानों की कुलदेवी कौन है? आशापुरा माता है। ठीक उसी प्रकार से सपाल दक्ष अर्थात सांबर के चौहानों की कुलदेवी कौन थी? शाकंभरी थी। कौन थी? शाकंभरी थी। अब विशेष बात याद रखने योग्य ये है कि वासुदेव चौहान ने जिस चौहान वंश की स्थापना की थी, वह चौहान वंश कहां कहां फैला? ध्यान रखना है, सबसे पहले चौहानों की शाखा कहां स्थापित हुई? सांबर क्षेत्र में। यहां हम एक छोटा सा राजस्थान का मैप और बना लेते हैं, उसके माध्यम से हम आसानी से समझ पाएंगे। यहां तो क्या है? सांबर, जहां के चौहानों की कुलदेवी कौन सी थी? शाकंभरी। और यहां के चौहानों का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान। उसके बाद यहां से चौहानों की एक शाखा निकली और यहां एक क्षेत्र है जिसका नाम है रणथंबोर। यहां पर चौहानों की दूसरी शाखा स्थापित हुई, जिसका संस्थापक कौन था? गोविंद। भगवान श्री कृष्ण से ही जुड़ा हुआ नाम है। उसके बाद तीसरी शाखा, यहां एक क्षेत्र है जिसका नाम है जालोर। क्या नाम है? जालोर। जहां का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। यानी जालोर के चौहानों का संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल। जालोर से नीचे यहां पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है नाडोल। यहां के चौहानों का संस्थापक कौन है? लक्ष्मण। अब आप सोचोगे कि सर कैसे याद करें? अरे ना से नाडोल, ना से नाक। नाक किसने काटी? लक्ष्मण ने। किसकी काटी? सुपर्णखा की। तो ध्यान रखना है कि नाडोल में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? लक्ष्मण। उसके बाद यहां एक क्षेत्र आ जाता है अपना सिरोही। सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन है? आप सभी में से कोई नहीं बता पाएगा। इसका जवाब होगा लुम्बा। क्या होगा? लुम्बा। ध्यान से सुनना, लुम्बा है, ना कि कोई और वर्ड है। तो ध्यान रखोगे कि सांबर के चौहानों का संस्थापक वासुदेव चौहान, रणथंबोर के चौहानों का संस्थापक गोविंद, जालोर के चौहानों का संस्थापक कीर्तिपाल, नाडोल के चौहानों का संस्थापक लक्ष्मण, सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन है? लुम्बा है। कौन है? लुम्बा है। अभी एक विशेष बात ध्यान देंगे आप ही कि सांबर के चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? शाकंभरी। कौन सी है? शाकंभरी। इसे सबसे प्राचीन माता भी कहा जाता है। ये सबसे प्राचीन माताओं में माता कहलाती है। अब आपको बताया कि सबसे प्राचीन कौन है? नानी। कौन है? नानी। यानी शाकंभरी माता को, या जहां पर जिस स्थान पर शाकंभरी माता का मंदिर है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तीर्थों की नानी के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया कि तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है, कौन सी माता को कहा जाता है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? शाकंभरी को कहा जाता है। इसे देवयानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवयानी भी कहा जाता है। जब 2013 में पटवारी की एग्जाम लगी थी, उस एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि देवयानी के नाम से कौन सा तीर्थ स्थान प्रसिद्ध है? तो जवाब क्या होगा? शाकंभरी। क्या होगा? शाकंभरी होगा। तो ये तो हुई अपने चौहान वंश के संस्थापकों की बात। चौहान वंश के संस्थापकों की बात तो हो गई, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान में सबसे पहले चौहान वंश की स्थापना हुई कब थी? ये स्थापना हुई थी 551 ईस्वी में। ऐसे याद नहीं रहता तो इतना ध्यान रख लो कि संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान। कौन से भगवान से जुड़ा हुआ नाम है? भगवान श्री कृष्ण से। और हम प्रसाद चढ़ाते हैं,
तो थोड़े से सक्षम होते हैं तो कम से कम 51 रुपए का प्रसाद तो चढ़ाते हैं। तो यहाँ 51 लिखने के बाद आप सोचो कि थोड़ा व्यक्ति अमीर होता तो कितने का चढ़ा सकता है, 551 का। तो ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में चौहान वंश की स्थापना कब हुई है, 551 ईस्वी में हुई है। किसने की थी, वासुदेव चौहान ने। यहां तक सभी के समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, आपसे प्रश्न पूछकर कि राजस्थान में चौहान वंश का संस्थापक कौन है, वासुदेव चौहान। राजस्थान के चौहानों का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है, वासुदेव चौहान को। चौहान वंश की स्थापना कब हुई, 551 ईस्वी में। राजस्थान में सर्वप्रथम चौहानों की स्थापना कहां हुई, सांबर। सांबर का दूसरा नाम सपालदक्ष, तीसरा नाम शाकंभरी। यहाँ कौन सा मंदिर है, शाकंभरी का, जिसे क्या कहा जाता है, तीर्थों की नानी और देवयानी। सांबर की राजधानी कौन सी थी, अहि छतरपुर। वर्तमान उसका नाम क्या है, नागौर। अहि छतरपुर पहले और किसकी राजधानी थी, जांगल प्रदेश की भी राजधानी थी। इनका नाम चौहान क्यों पड़ा, सांबर झील के चारों ओर स्थापित होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा, चौहान पड़ा, जिन्हें प्राचीन काल में चाहमान के नाम से भी जाना जाता था। यहां से एक शाखा निकली, कौन सी, रणथंभौर, वहां का संस्थापक गोविंद। जालोर का में चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल। नाडोल में चौहान वंश का संस्थापक लक्ष्मण। सिरोही में चौहान वंश का संस्थापक लुम्बा। और आप सभी को पता है कि सांबर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव चौहान। यहां तक सभी के समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि चौहान वंश है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। देखो, चौहान वंश की उत्पत्ति को लेकर, चौहान वंश की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में मतभेद बना हुआ है। अर्थात इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार इन्हें विदेशी बताते हैं, कुछ इतिहासकार इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से बताते हैं, कुछ इतिहासकार इन्हें सूर्यवंश से बताते हैं। तो हम यहाँ विशेष चर्चा वही करेंगे जो ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम बात करें चौहान वंश की उत्पत्ति की। देखो, दो ग्रंथ है। एक ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज विजय और दूसरे ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है, उसका लेखक है जयानक। ऐसे याद नहीं रहता है तो अंत में देखो क्या लिखा हुआ है, जय जय जय, ऐसे क्या बन गया, जयानक। अधिकतर एग्जाम्स में यही पूछा जाता है क्योंकि इसके बारे में तो लगभग सभी को पता रहता है। अब आपसे कोई पूछे कि पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था, पृथ्वीराज रासो का लेखक था चंद्रबरदाई, जो एक चारण था। क्या था, एक चारण था। चंद्रबरदाई का जो वास्तविक नाम है वह पता है क्या है, बलिवृद्ध। यह इतिहास में पृथ्वी भट्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का क्या है, दरबारी है। इसके द्वारा जो पृथ्वीराज रासो लिखा गया है वह पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का, किसका, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। क्या माना जाता है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। कौन सा ग्रंथ, पृथ्वीराज रासो। इसकी रचना किसने की है, चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई के द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणित भी कहा गया है क्योंकि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये पृथ्वीराज का दरबारी था, इसलिए कुछ बातें इसने सही लिखी है, कुछ इसने गलत लिखी है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहान वंश की उत्पत्ति अग्नि से बताई गई है। चंद्रबरदाई है, उसने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था और वह सिद्धांत था अग्नि कुंड का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, अग्नि कुंड का सिद्धांत। ध्यान रखना, चंद्रबरदाई के द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो में बताया गया है कि राजस्थान का जो सबसे ऊंचा शिखर है आबू, वहां पर वशिष्ठ ने, किसने, वशिष्ठ मुनि ने
यज्ञ किए थे। प्राचीन काल में क्या होता था, ऋषि मुनियों के द्वारा जो यज्ञ किए जाते थे, देवताओं के द्वारा जो यज्ञ किए जाते थे, उनमें राक्षस विघ्न डालते थे। राक्षस उनके यज्ञों को भंग करने के लिए पहुंच जाते थे। तो ऐसा ही एक बार वशिष्ठ ने भी किया। वशिष्ठ के साथ जब हुआ तब पता है वशिष्ठ ने राक्षसों का संहार करने के लिए उस अग्निकुंड से 3 राजपूत योद्धा उत्पन्न किए, जिसमें पहला जो राजपूत योद्धा उत्पन्न हुआ वह प्रतिहार कहलाया। दूसरा जो राजपूत योद्धा उत्पन्न हुआ वह परमार कहलाया, और तीसरा जो राजपूत योद्धा उत्पन्न हुआ वह चालुक्य कहलाया। लेकिन ये तीनों ही राजपूत योद्धा राक्षसों का संहार करने में असफल रहे। इसलिए गुरु वशिष्ठ ने एक चौथा योद्धा उत्पन्न किया जो चौहान कहलाया, और वह राक्षसों का संहार करने में सफल हुआ। एग्जाम्स में ज्यादातर क्रम पूछ लिया जाता है कि अग्निकुंड से उत्पादित हुए 4 क्रमशः राजपूत योद्धा कौन थे? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। उसके बाद पृथ्वीराज रासो की रचना अभी तक पूरी नहीं हुई थी। चंद्रवर्दाई का एक पुत्र था जिसका नाम था जलहण, उसने इसको पूरा किया था। क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी गजनी ले गया था, उसके बाद चंद्रवर्दाई भी अपनी मित्रता निभाने के लिए इस रासों का कार्य जलहण को सौंपकर गजनी के लिए रवाना हो गए थे। इसलिए इनके बारे में कहा जाता है कि पुस्तक दे जलहण नरिप काज चले चंद्रवर्दाई गजनी। यानी पृथ्वीराज रासो का अधूरा कार्य किसको सौंप दिया? अपने पुत्र जलहण को सौंप दिया और गजनी के लिए रवाना हो गया। ऐसे ही एक दूसरे लेखक हुए हैं जो भी चारण थे, उनका नाम था सूर्यमलि मिश्रण। उनके द्वारा 2 रचनाएं लिखी गई है। एक रचना का तो नाम है वंश भास्कर और दूसरी रचना का नाम है वीर सत्सई। इनके द्वारा रचित इन दोनों रचनाओं के आधार पर भी यह कहा गया कि चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। इनका यह कहना है कि जो हमारे भाई साहब है वह सही बोल रहे हैं, चंद्रवर्दाई भाई साहब सही बोल रहे हैं, उनके द्वारा कही हुई बात सही है। इसके बाद ही आपने एक राजस्थान के इतिहासकार के बारे में सुना होगा जिसका नाम है कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों को विदेशी माना है, यानी राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है? विदेशियों से मानी है। लेकिन प्रश्न कई बार कंपटीशन के एग्जाम में यह आता है कि कर्नल जेम्स टॉड ने अप्रत्यक्ष रूप से राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है? तब जवाब होगा अग्निकुंड से। इनका यह कहना है कि जब राक्षसों का संहार नहीं किया जा सका था, तब भारतीय ऋषि मुनियों ने विदेशियों में 4 योद्धाओं को एकत्रित किया और उन्हें अस्त्र शस्त्र दिए, उन्हें सारी कलाओं में पारंगत किया और उन्होंने राक्षसों का संहार किया। वही चौहान कहलाए, वही राजपूत कहलाए। यानी राजपूतों की उत्पत्ति उन्होंने वैसे तो किससे मानी? विदेशियों से, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अग्निकुंड से मानी है। किससे मानी है? अग्निकुंड से मानी है। अब आपको एक विशेष बात यह ध्यान रखने योग्य है कि चंद्रवर्दाई के द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो के अनुसार अग्निकुंड, सूर्यमल मिश्रण के अनुसार अग्निकुंड, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार विदेशी। अगर अप्रत्यक्ष रूप की बात की जाए तब आपका जवाब क्या होगा? क्या होगा? अग्निकुंड से। इसके बाद हम बात करते हैं एक शिलालेख की। देखो एक शिलालेख है
उस शिलालेख का नाम है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा में। बिजोलिया शिलालेख, जिसमें 13 पद बताए जाते हैं। कितने पद? 13 पद। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 1177 ईस्वी में रचना हुई थी। इसमें एक लाइन है, विपत्श्री वत्स गोत्रे भूत। विपत्श्री वत्स गोत्रे भूत जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और यह कौन से शिलालेख से संबंधित है? बिजोलिया से। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार यह कहा गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति अर्थात चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। किससे हुई है? ब्राह्मणों से हुई है। किसके अनुसार बताया गया है? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बताया गया है। अब देखो, आप सभी को पता है कि उत्पत्ति कैसे हो गई। चौहान वंश की स्थापना किसने की? चौहान वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष किसे कहा जाता है? फिर वासुदेव चौहान के बाद जो शासक हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा कल के वीडियो में करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई कमी रही है तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच कमेंट करें, ताकि मुझे मेरी कमियों का पता लग सके और उन कमियों को दूर किया जा सके। क्योंकि ना कोई कैमरा है, ना ही किसी प्रकार के अन्य साधन है, ओनली मोबाइल से रिकॉर्ड है। अगर आपके समझ में आया हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।